कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। जो भी हमारे यहाँ पे एक भाईचारा का एक वातावरण है, उस भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी राजनीतिक उद्देश्य है। जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे देश में मुसलमान इतना करीब क्यों है? मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग मालूम ही नहीं। गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं, उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी। परेशानी क्यों है इनको? अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 यह अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत की बात। तो संसद से लेकर सड़क तक आज एक ही शोर है, वक्फ वक्फ और वक्फ। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति। क्योंकि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश हो गया। बिल का नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट है, जिसे केंद्र सरकार ने उम्मीद नाम दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस नाम पर ही सवाल उठा दिए हैं। वहीं बिल पर लोकसभा में बहस चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद बिल को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लोकसभा में शेरो शायरी पढ़ी जा रही है। मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरी हमराही बनो, मैंने एक क्षमा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप सुबह से ये सब देख और सुन भी रहे हैं, लेकिन इस सियासी आवाज के शोर में क्या आपको कुछ समझ आया? शायद इस बिल की सारी बातों से आप अब तक वाकिफ ना हो। इसलिए आज हम आपको और इससे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनर, इस बिल से जुड़ा हुआ एक्सप्लेनर आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से लोकसभा में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसे हमने किरण रिजिजू की वक्फ क्लास का नाम दिया है, लेकिन याद रखिएगा ये क्लास आपको बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि इस क्लास में गृह मंत्री अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच लोकसभा में दिखा व्यंग वाला अंदाज भी होगा। मौजूदा राजनीति में ऐसी तस्वीरें अब कम ही नजर आती हैं। ऐसा कम ही होता है जब विपक्ष के किसी सांसद की बात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर हंसी आई हो। तो शुरुआत इस बिल की उन बारीक बातों से करते हैं जिसके बारे में आज देश का हर हिंदू और हर मुसलमान जानना चाहता है। किरण रिजिजू की वक्फ क्लास को हमने 4 चैप्टर में बांटा है। पहला चैप्टर वक्फ बोर्ड और उसके सदस्यों से जुड़ा है। दूसरे चैप्टर में वक्फ के ट्रिब्यूनल का ब्यौरा है। तीसरे चैप्टर वक्फ की प्रॉपर्टी वाली जानकारी से भरा है। आगे एक एक कर हमने विस्तार के साथ इन 4 चैप्टर्स का विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड और उसके सदस्यों से जुड़ा चैप्टर। इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच कई तरह की शंकाएं थी। जानकारी के मुताबिक सरकार ने उन शंकाओं को दूर करने का दावा किया है। हालांकि विपक्षी दलों को सरकार की बात पर भरोसा नहीं है। नए बिल के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 22 सदस्य होंगे। 22 सदस्यों में 4 गैर मुस्लिम से ज्यादा नहीं हो सकते। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और 3 सांसद होंगे। बोर्ड में 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे। वक्फ बोर्ड में 2 पूर्व जज होंगे जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होंगे। 1 वरिष्ठ वकील, 4 अलग अलग क्षेत्रों से सदस्य होंगे। अब वक्फ में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरा भी रहेंगे, मुस्लिम बैकवर्ड क्लास भी होगा। हम आपको वक्फ संशोधन बिल के हर विषय की अहम डिटेल भी देंगे और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का बयान भी सुनवाएंगे, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, और अगर रहे तो आप उसको लेकर उचित सवाल उठा सके। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में
टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे। 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। ये हमने प्रावधान रखा है। आगे बढ़ते हैं और वक्फ ट्रिब्यूनल की डिटेल वाली फाइल आपके लिए खोलते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए गए थे। अब वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होंगे ताकि विवाद से जुड़े केस जल्द निपटाए जा सके। ट्रिब्यूनल के मेंबर्स का एक निश्चित कार्यकाल होगा। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमत नहीं है तो अदालत जा सकते हैं। पहले किसी विशेष परिस्थिति में अदालत जाने का प्रावधान था। कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी सरकारी जमीन और किसी विवादित जमीन का विवाद देखेगा। जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो किसी आदिवासी एरिया में जाकर नहीं कर सकते। सरकार ने आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखने का भरोसा दिया। ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर का साथ। और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए। तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था। स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। हालांकि जिस वक्त लोकसभा में बिल पर बहस चल रही थी उस वक्त कई शहरों में सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही थी। पुलिस को बिल पेश होने के बीच कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था। दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और बात वक्फ प्रॉपर्टी की करते हैं, जिसके बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ मुसलमानों की संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए जाते हैं। आज वक्फ संपत्ति पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को जानकारी दी है। देश में इस वक्त 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है। रेलवे और सेना के बाद किसी के पास ये तीसरी बड़ी जमीन है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। 2006 में वक्फ प्रॉपर्टी 4.9 लाख थी। कुल आय 163 करोड़ थी। 2013 में बदलाव करने के बाद इनकम बढ़कर 166 करोड़ हुई। 10 साल में 3 करोड़ आय बढ़ी। 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाले को ही जमीन दान का अधिकार होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने 100% अधिकार वाली प्रॉपर्टी को ही वक्फ बना सकता है, किसी और का अधिकार नहीं छीन सकता। इस बदलाव को सरकार ने मुसलमानों के साथ बड़ा न्याय बताया है। सर 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था। 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। जरूर हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकता। सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। किरेन रिजिजू की तथ्यों वाली सीरीज क्लास के बाद माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। आज सत्ता पक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान खुद को मुस्लिम हितैषी दिखाने की भरपूर कोशिश की। सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों के सुर सेकुलर नेताओं की तरह सुनाई दिए। दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद मुसलमानों के साथ अन्याय होने की बात करते रहे। सत्ता पक्ष पर ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लगाते रहे।
दोनों तरफ से खूब गर्मागर्म का माहौल बना रहा। लेकिन लोकसभा में एक मौका ऐसा भी आया जब सदन में जमकर हंसी ठहाके लगे। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने हंसते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। अखिलेश यादव की हाजिर जवाबी के अक्सर सियासी गलियारों में चर्चे होते हैं। उन्होंने बात वक्फ बिल से शुरू की, लेकिन उसे ट्विस्ट देते हुए बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर ले आए। बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच हंसी मजाक का दौर चल गया। हंसी वाला संसदीय शिष्टाचार दिखा और डिंपल यादव भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। लोकसभा में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल को सरकार मुसलमानों के हित में बता रही है, लेकिन मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि वक्फ बिल भेदभाव और अन्याय पर आधारित है। अनुच्छेद 14, 25 और 26 के खिलाफ है। वक्फ कानून को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पना आसान हो जाएगा। कई मुस्लिम संगठनों ने बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में सरकारी दखल बढ़ा रही है, जिससे मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। मुस्लिम संगठन इस बिल के कई प्रावधानों से नाराज है। वक्फ बाय यूजर की समाप्ति, लिमिटेशन एक्ट से छूट को खत्म करना, बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों को कम करना। मुस्लिम संगठनों ने जो आपत्तियां उठाई हैं उन पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान विराम लगाने की कोशिश भी की। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है गैर मुस्लिम को रखा, वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं माननीय। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। आपके मन में यहां एक सवाल होगा कि जो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के सहारे लगातार चुनाव में जीत हासिल कर रही है, उसे अचानक मुसलमानों के प्रति इतना मोह कैसे आ गया? इसे हमने आपके लिए डिकोड करने की कोशिश की है। आखिर ये बीजेपी की कौन सी रणनीति है? बीजेपी को आखिर क्यों मुसलमानों का वोट चाहिए? दरअसल इसके पीछे साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा का चुनाव है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी को 3 तरह का वोट मिलता है। एक कोर वोटर, दूसरा पार्टी से सहानुभूति रखने वाला वोटर, तीसरा फ्लोटिंग वोटर। अपने कोर वोटर को साधने के लिए बीजेपी हिंदुत्व का प्रयोग करती है। इस वक्त हमें रुक करना होगा सदन का, क्योंकि ओवैसी बोल रहा है। That he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that he should also know, coming from a Brahmin community,
The prasad in Tirupati Devasthanam. No, sir, let me. No. Arey, आप मेरे को बोलने दे रहे. अरे आप. Let me complete. Let me complete. You know very well that the prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 bill act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. No, one second. தோல் திஷா வாலவன்ஜி மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த வக்ஃப் திருத்தச் சட்ட மசோதாவை முற்றாக நான் எதிர்க்கிறேன். இது இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கே எதிரானது, தேச ஒற்றுமைக்கும் ஒருமைப்பாட்டுக்கும் எதிரானது. आइए वापस लौटते हैं. अपने कोर वोटर को साधने के लिए बीजेपी हिंदुत्व का प्रयोग करती है, जैसे औरंगजेब विवाद, संभल विवाद. इसके अलावा पार्टी से सहानुभूति रखने वाले और फ्लोटिंग वोटर के लिए बीजेपी सौगातें मोदी और स्नेह यात्रा जैसे कार्यक्रम चलाती है. मुसलमान बीजेपी की दूसरी और तीसरी कैटेगरी के वोटर्स में आता है. अब अगर बीजेपी के इस फॉर्मूले को बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं. यानी 32 सीटें मुस्लिम बाहुल हैं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 122 को हासिल करने में काफी मददगार साबित होती है. इन 32 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम बाहुल सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 5 और आरजेडी को 5 सीट मिली थी. अब एक बार बीजेपी की नजर बिहार में मुस्लिम वोट बैंक के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने की है. इसके अलावा अगर यूपी की बात करें तो सीएसडीएस के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 20% मुस्लिम वोटों में से समाजवादी पार्टी को लगभग 79% वोट मिले. बीजेपी के खाते में लगभग 8% वोट आए, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 1% ज्यादा है. मुस्लिम वोटों के बीजेपी की तरफ जाने की वजह सरकार की तरफ से चलाई जा रही कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं. हालांकि विपक्ष आरोप लगाता है कि उन योजनाओं का लाभ सिर्फ कुछ परिवारों को ही मिल पाता है. गौर करने वाली बात यह भी है कि यूपी में बीजेपी का फोकस पसमानदा मुस्लिमों की तरफ है, जो आर्थिक तौर पर काफी पिछड़े हुए हैं. यूपी में पसमानदा मुसलमानों की जनसंख्या 14 करोड़ है. पश्चिम यूपी, अवध और पूर्वी यूपी की कुछ सीटों पर पसमानदा मुसलमानों की ज्यादा आबादी है. यूपी में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमान दानिश अंसारी को कैबिनेट मंत्री बनाया है. इसके अलावा बीजेपी ने राज्य में पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए अल्पसंख्यक समिति और अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन किया है. आज लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान भी बीजेपी सांसदों की तरफ से पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया गया. वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं. उत्तर प्रदेश में भी है, पसमानदा कहते हैं हम, कई कैटेगरी के हैं. उनको वक्त के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता. और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्त में जगह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी, तो परेशानी क्यों है इनको? लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर आज नॉर्थ ईस्ट के 2 बड़े सियासी चेहरों का भी आमना सामना हुआ. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया. किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं. दूसरी तरफ बिल पर कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले गौरव गोगोई ने अपना पक्ष रखा. गौरव गोगोई भी नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य से आते हैं. दोनों के बीच लोकसभा में जमकर वाक युद्ध हुआ. इस युद्ध की हाइलाइट्स हमने आपके लिए तैयार की है. तो ये तस्वीरें अभी आपके सामने हैं. आपको सुनवाएंगे किस तरीके से तीखी बहस वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज सदन के भीतर देखने को मिली. जहां किरण रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखा, तो वहीं कांग्रेस की ओर से बोलने आए गौरव गोगोई ने जब अपनी बात रखी तो क्या कहा, सुनिए. 2013 में इलेक्शन आने वाला था. 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया. आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए. तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है. जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है. और हम डिमांड करते हैं कि
वो ऑथेंटिकेट करे। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वक्फ बोर्ड मुतावली जो देते हैं उसको घटाना चाहिए, तो उसको 7% से 5% घटा दिया है ताकि ज्यादा पैसा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर सके। 7% का एक रेवेन्यू फॉर वक्फ बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छी तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि उसमें नई टेक्नोलॉजी आए? ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड और कमजोर हो, और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है 7% से 5% इन्होंने घटा दिया। हमारे तरफ से ये सुझाव है कि 7% से 5% घटाने के बजाय आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीरियल जुबानी अटैक हुई। दोनों एक दूसरे को मुसलमान विरोधी दिखाने की कोशिश में जुटे रहे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, यह अत्याचार का अड्डा बन गया है। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मोदी जी ने वक्फ के जरिए पारदर्शिता लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल नाकामी का पर्दा है, सरकार वक्फ के नाम पर लोगों का घर छीनना चाहती है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जिन लोगों ने वक्फ बिल ड्राफ्ट किया है उन्हें वक्फ के बारे में पता ही नहीं था। वक्फ पर लोकसभा का ये वाक युद्ध हमारी रिएक्शन रील में देखिए। न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? जब ये लागू हो जाएगा तो इसके ऊपर से वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राजनीतिक संरक्षण देते हुए एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां पर इन्होंने इसको अपना वोट बैंक का एटीएम बनाकर रख दिया है। सर, भारत ने एक विभाजन देखा है, वो एक परिवार और एक पार्टी के कारण वो विभाजन हुआ है। आज जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए, उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्फ पर कब्जा था और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। जिस वक्त आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा चल रही है, उसी समय देश में इस बिल को लेकर कहीं मिठाइयां बांटी गई तो कहीं विरोध की आवाज बुलंद हुई। आपको दिखाते हैं कि इस बिल को लेकर कहां खुशी थी और कहां से विरोध की आवाज बुलंद हुई। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था।
वक्फ संशोधन बिल अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ है, लेकिन पटाखे फूटने लगे हैं। वक्फ संशोधन बिल के प्लेकार्ड लेकर कई जगह मुस्लिम सड़कों पर दिखे। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां वक्फ बिल के समर्थन में जमकर आतिशबाजी हुई। मुस्लिम समाज के लोगों ने बिल के पेश होने पर खुशियां बांटनी शुरू कर दी। भोपाल के आनंद नगर इलाके का एक ये एरिया है जहां पर मुस्लिम समाज के लोग इसके सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं। थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लेकर के ये लोग खड़े हैं। वी सपोर्ट वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, इसमें लिखा हुआ है। हाथों में गुलाब के फूल हैं लोगों के। मोदी जी जो फैसला करेंगे वो सही करेंगे मुसलमानों को। वक्फ बोर्ड की तरफ का जो फैसला है मोदी जी का वो हक में सही है। और जो नरेंद्र मोदी जी कर रहा है उसके बारे में बहुत अच्छा कर रहा है। मोदी जी जो कहेंगे वो हम साथ मोदी जी के। वक्फ बिल को लेकर मुंबई की बोरीवली में भी मुस्लिमों में जोश हाय दिखा। संसद में बिल के पेश होने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई और खीर खिलाई। गरीब मुसलमानों को बहुत ही फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की मिल्कियत को अपनी बाप की जागीर समझा था, उनके ऊपर लगाम लगेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बिल लेके आए हैं, ये मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए लेके आए हैं। जो आज तक 50 सालों में जो काम नहीं हुआ था, आज वो काम होने को जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम कमेटी ने एक धन्यवाद कार्यक्रम रखा था। ये कार्यक्रम दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में गालिब अकादमी की तरफ से रखा गया था। किसी के बाद कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज का ये वक्फ संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, ये दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। आज जो वक्फ संशोधन बिल आया, इससे मुसलमान मजबूत होगा। आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है। सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं। नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुसलमानों पर सबसे बड़ी बहस चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की होड़ लगी है। वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष के सांसद अपने तर्क रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ से विपक्ष के सांसद अपनी दलीलों से तर्कों को काट रहे हैं। आज पूरे दिन देश की निगाहें वक्फ संशोधन बिल पर हो रही तीखी बहस पर टिकी रही। लोकसभा में करीब 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। बिल के पक्ष में और विरोध में हो रही ऐतिहासिक बहस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल को पास कराने के लिए सत्ता पक्ष को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। संसद के भीतर नीति और नियत के नाम पर बहस छिड़ी हुई है। वक्फ की जमीन को लेकर तर्कों और तथ्यों से दोनों तरफ से बराबर वार पलटवार का दौर जारी है। सदन के भीतर करीब 6 घंटे की बहस पूरी होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आए और वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए वक्फ का मतलब भी समझाया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इस बिल से वक्फ के भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अमित शाह ने विपक्ष पर देश तोड़ने का आरोप लगाया, तो उन्होंने वक्फ के कब्जे में आई अवैध संपत्तियों का भी एक एक कर खुलासा किया। हालांकि जब अमित शाह लोकसभा में ये बोल रहे थे, तब विपक्ष के सांसद लगातार उनके दावों पर सवाल उठा रहे थे। लोकसभा में वक्फ पर जोरदार बहस जारी थी। वार पलटवार का दौर चल ही रहा था कि इस बीच शाम होते होते अमित शाह भी चर्चा में शामिल हो गए और विपक्ष पर उन्होंने तीखे हमले करना शुरू कर दिए। ये वक्फ एक अरबी शब्द है। जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है।
इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर। ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद कर रहे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए 2013 के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। अमित शाह के निशाने पर करीब करीब पूरा विपक्ष ही था। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश। इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि ये कानून तो उनके फायदे में है। ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं, उनको पता नहीं। जब 2013 का अमेंडमेंट आया, लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब सब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। इस दौरान विपक्ष की टोका-टोकी पर अमित शाह ने कहा कि कानून भारत सरकार का है, इसे मानना ही होगा। एक सदस्य ने कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में अमित शाह ने लालू यादव के जिस बयान का जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी उसी बयान से जुड़ा एक पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर किया। लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कुछ लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कानून नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ला रही है। वैसे 2010 में लालू यादव ने वक्फ के कड़े कानून बनाए जाने की बात कही थी। मेरा इंडिया गठबंधन वालों से आग्रह है कि लालू जी की बातों को ध्यान से सुने और सदन में वक्फ संशोधन बिल 2025 के पक्ष में मतदान करें। जीतन राम मांझी ने लालू यादव का वो बयान अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है।
आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं। लोकसभा में चल रही बहस में एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को तब मिली जब उद्धव सेना वर्सेस शिवसेना में तीखी बहस छिड़ गई। दरअसल उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने सरकार को घेरना शुरू किया और वक्फ बिल पर हो रही बहस के दौरान देवस्थान बोर्ड की हजारों एकड़ जमीन बेचे जाने के मुद्दे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव गुट के शिवसेना सांसद को चैलेंज देते हुए पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष अपने पाप छिपाने के लिए इस बिल का विरोध कर रहा है। न भूलना, ये देश की आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उस उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे। कितने लोग कश्मीर में हिंदू आ गए बताओ तो सही। कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है वो भी तो बताओ, पता चलेगा कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे देवस्थान के मंदिरों की जगह होती है, इतनी हजारों एकड़ जमीनें, वो जमीन भी बेची जा रही है। क्या आप इसी तरह का कानून हिंदुओं के देवस्थान की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे क्या, वो भी तो बताओ। मैं यहाँ पर यूबीटी वालों से पूछना चाहूंगा कि बाजू में बैठ के जिन्होंने सावरकर जी को गाली देने का काम किया, उनके ऊपर प्रश्न पूछने का हिम्मत इन पे नहीं है। ये जो विपक्ष इसका घड़ी घड़ी विरोध कर रही है, ये विरोध जो है, ये विरोध सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाप आप उजाले में आ जाएंगे। आज अगर बाला साहब यहाँ होते तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहाँ पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत। आज लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद एक दूसरे पर जुबानी वार करने के लिए जैसे कमर कसकर आए थे। सदन में बहस का माहौल तब और ज्यादा गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव इस बिल के विरोध में खड़े हुए। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बिल में न तो नीति सही है और न ही नीयत। दूसरी ओर विपक्ष के हमलों पर करारा प्रहार करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी तंज कसा और कहा कि कल वक्फ कहेगा पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। उनके इस बयान के बाद संसद के भीतर सियासी संग्राम और तेज हो गया। अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 यह अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है? सर, दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। धारा 370 की समाप्ति का यही बिल आया था ना सर, माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया। आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? वक्फ समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है,
ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा, अभी देखिएगा। पूरी बहस के दौरान सबकी निगाहें बिहार के सांसदों की तरफ टिकी थीं, क्योंकि साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास एनडीए के अहम घटक दल हैं। जेडीयू की तरफ से बिल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले। ललन सिंह ने कहा कि मोदी बिना किसी भेदभाव के देश के सभी लोगों के विकास में जुटे हैं, जबकि आरजेडी की तरफ से सांसद सुधाकर सिंह ने मोर्चा संभाला। सुधाकर सिंह ने कहा कि बीजेपी सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्त 2013 में जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे। आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है, उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। एक तरफ भाजपा खुद को अल्पसंख्यक हितैषी बताती है, लेकिन भारत की संसद के भीतर एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। एक समय आएगा कि मंदिरों की भी जमीन और उनके धन को भी कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। यह विधेयक संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। भाजपा सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है। सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र जहां महज 200 वक्फ की संपत्तियां हैं, वहां पर संपत्ति से आय एक साल में 42 करोड़ से ज्यादा होती है। लेकिन यहां सच्चर कमेटी के हिसाब से जहां 5 लाख की वक्फ की संपत्तियां हैं, जहां 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद आय सिर्फ 163 करोड़ होती है। विश्व के कई देश ने समय रहते वक्फ के व्यवस्था में आवश्यक प्रशासनिक सुधार किए हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन मुस्लिम देशों की तरह हमें कोई कठोर या क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए, लेकिन ईमानदार प्रयास हमारी तरफ से बहुत जरूरी है। फिलहाल लोकसभा में बिल पर बहस का वक्त बढ़ा दिया गया है। अब रात 10 बजे तक बहस होगी। कल ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां बहस होगी। लोकसभा में बिल की राह आसान है, लेकिन राज्यसभा में इसे पास कराने के लिए सरकार के सामने चुनौती पेश आ सकती है। तो मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।